देखिए हम बात करेंगे आज किरचॉफ के लॉ की। वी आर टॉकिंग अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के लॉ हमें सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। बल्कि कई बार कई टिपिकल सर्किट होते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, तो हमारे किरचॉफ के लॉ बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के दो लॉ हैं। पहले फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, तो बस, जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या लॉ बोलता है? ये बोलता है मैथमेटिकली समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। शॉर्टकट में ये लिखो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। और स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट है द सम ऑफ, इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल करंट्स, ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो। जब भी कोई जंक्शन होगा तो उस जंक्शन पर सभी करंट का सम ज़ीरो होगा। जंक्शन होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा तारें मिल रही होती हैं। मैथमेटिकली समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, लिख लिया? न्यूमेरिकली समझते हैं, समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। या दूसरे शब्दों में सम ऑफ इनगोइंग करंट, किसी जंक्शन पे कुछ करंट हो सकता है अंदर जा रहा हो जिसको हम इनगोइंग करंट मानेंगे। और इनगोइंग करंट को जो अंदर जा रहा होगा ना, कन्वेंशनली उसको पॉजिटिव सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और वो हमेशा इक्वल होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। मैं बार बार आपको इलेक्ट्रिक करंट को वाटर करंट से कंपेयर करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये आप यूँ समझिए कि अगर जितना पानी, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, जितना पानी किसी पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पर अंदर जा रहा है उतना ही तो बाहर आएगा। ऐसे ही होगा ना, यहाँ भी ये लॉजिक है। सम ऑफ इनगोइंग करंट और सम ऑफ आउटगोइंग करंट किसी जंक्शन पर जीरो होगा, तभी तभी ये किरचॉफ लॉ एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, ये जो लॉ है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ इज, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो किसी जंक्शन पे अगर कुछ चार्ज अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता अपने आप जंक्शन पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। एक क्वेश्चन से समझते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे यहाँ पर से कुछ करंट, ये अलग अलग कनेक्शंस मैंने दिखा रखे हैं। ठीक है, ये एरो दिखा रहा है इन गोइंग, ये आउट गोइंग, ये इन गोइंग, यहाँ भी एक एरो है। ठीक है, एरो का साइन हटा देते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने कहा ये है 3 एम्पियर। ठीक है, इसको मान लेते हैं, हाँ 3 एम्पियर। ये मान, थ्री की जगह चेंज कर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। से हमने कहा ये 8 एम्पियर है। ठीक है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ भी एक बना लेते हैं, ये से 1 एम्पियर है। ये सारा करंट हमने बना दिया। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये जो एक एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू, ये जंक्शन है, दिस इज अ जंक्शन जहाँ पर बहुत सारी तारें मिल रही हैं। एक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होगी? तो आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाइए। इस जंक्शन पर जितना करंट अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है अंदर, बोलिए, इनगोइंग कितना है? 8 एम्पियर और एक 9 एम्पियर। अरे 9 एम्पियर है ना, उतना ही करंट हमेशा बाहर आना चाहिए।
अब बाहर आया 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो पहली बात तो ये हो गई कि कुछ बाहर ही आया है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 9 एम्पियर बाहर 5 आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ बाहर बाहर आया होगा अरे क्या बात कर रहे हो, एक्स की वही वही सम ऑफ इनगोइंग करंट और सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। किरचॉफ का लॉ बोलता है किसी भी जंक्शन पर जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, और नेट सबका सम जीरो होगा। नेट अगर लगाओगे, जैसे नेट 9 था, +9 और -9 जीरो होगा। चलो एक क्वेश्चन फटाफट और देखो इसके ऊपर, बताओ इसका आंसर। ये कितना हो गया, 3 एम्पियर। ये कितना हो गया, 2 एम्पियर। ये 1 एम्पियर। ठीक है, जंक्शन पीछे दिख जाएगा आपको। ये यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 एम्पियर। ओके। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला फिर से 2 एम्पियर इन गोइंग। क्वेश्चन है, ये जो आई है इसकी वैल्यू बताओ, और ये डायरेक्शन बताओ, इन गोइंग है या आउट गोइंग है। ठीक है। और एक मिनट को यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ 4 एम्पियर। चलिए एक एक करके चलते हैं। यहाँ से चलते हैं, ये यहाँ से चले, ये जंक्शन आ गया, इस जंक्शन पर पहुँचा, कितना 3 एम्पियर इन गोइंग है, और यहाँ भी 2 एम्पियर कितना है, इन गोइंग है। अगर ये दोनों इन गोइंग है तो यहाँ से 5 एम्पियर आउट गोइंग होगा, तभी तभी इस जंक्शन पर नेट जीरो होगा। ये होता है इन गोइंग करंट, जितना करंट अंदर उतना बाहर। यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये कोई जंक्शन नहीं है, ये तो एक रास्ता ना हुआ है। यहाँ से ये कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। ठीक है ना। ऊपर आप देख रहे हैं ये करंट भी बाहर बाहर आ रहा है, कितना, 2 एम्पियर। और ये 1 एम्पियर, तो यानी कि यहाँ कितना गया होगा, ऑब्वियसली 3 एम्पियर गया होगा, तभी वो डिवाइड हुआ है। अब 5 में से 3 एम्पियर ऊपर चला गया, तो नीचे कितना गया होगा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इस जंक्शन पर, और 2 एम्पियर यहाँ से आया, टोटल कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। नहीं सॉरी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर भी इनगोइंग है, तो इनगोइंग है। ओ सॉरी, हाँ 4 और 2 यहाँ से 6 एम्पियर आएगा। पहले पहले इस जंक्शन पे आओ ना, इस जंक्शन पे 4 और 2 इनकमिंग है, तो ये तो क्लियर हो गया। 6 एम्पियर इस जंक्शन पे पहुंचा और वहाँ से 2 आया, तो आई दोनों इनकमिंग है, तो बाहर 8 तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 8 एम्पियर आउट गोइंग का। ठीक है। इस 6 और 2, 2 वहाँ से आ रहा है, 6, 2 यहाँ से भी आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, और 6 एम्पियर, ये दोनों 4 और 2 मिलकर हो गए इस जंक्शन पर। इस जंक्शन की बिल्कुल, क्योंकि देखो ना दोनों कैसे हैं, इनकमिंग है। 6, यूँ सोचो 6 लीटर पानी और 2 लीटर पानी अपने इस गड्ढे फेंका, तो गड्ढे से बाहर कितना आएगा, 8 एम्पियर आएगा। 8 लीटर पानी बाहर आ जाएगा ना, आएगा तो बाहर ही। भाई अब इन इस जंक्शन में रूल लगा लो, समेशन ऑफ इन गोइंग करंट कितना है, 8। सम प्लस में समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट कितना है, -8। दोनों रिजल्ट कितना हो गया, 0। ये तो बता रहा मैंने, समेशन ऑफ आई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 0। जितना इन गोइंग है उतना ही आउट गोइंग होगा, तभी तो सम 0 होगा। ठीक है, हटा दो। चलो ये फर्स्ट लॉ था। अब आ जाओ किरचॉफ का सेकंड रूल या सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ बोलते हैं, या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्या, ये क्या बोलता है वोल्टेज लॉ, ये बोलता है कि समेशन ऑफ किसी भी आप लूप में जब मूव करते हैं, तो समेशन ऑफ आई इंटू आर, ये समेशन ऑफ ईएमएफ के इक्वल होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल, वो हमेशा 0 होता है किसी भी लूप में। मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ, ये लिखो मैथमेटिकली। करंट और रजिस्टर को अगर इक्वल करोगे तो वो समेशन ऑफ टोटल ईएमएफ आएगा। ठीक है।
और मैं लैंग्वेज में क्या नोट कर लिया। और स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस all elements across all elements in a loop is zero. Sum of potential differences across all elements in a loop is a zero. लेकिन लेकिन इसमें भी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, कुछ रूल होते हैं लूप में जब हम घूमते हैं, तो वो साइन कन्वेंशंस हमें हमें इस कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल में बता देता हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, सर्किट भी सॉल्व करना आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ में सर्किट को सॉल्व करना है, और सर्किट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमारी एक बैटरी है, ये नोट कर लेना 4 वोल्ट की। इधर एक रजिस्टर है 2 ओम का। ओके, यहाँ फिर एक और रजिस्टर लगा हुआ है 8 ओम का। इधर भी एक रजिस्टर है 6 ओम का। फिर यहाँ पर एक आपकी बैटरी है 6 वोल्ट की। पहले मैं आपको चलो सिंपल बताता हूँ, पहले एकदम टिपिकल में चलते हैं। चलो जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, वैसे आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, पर इसको हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से करते हैं। वैसे तो आपको दिख रहा होगा 3 रजिस्टर हैं, तीनों सीरीज में है, ये करंट जा रहा है ना। करंट चल रहा है मान लो यहाँ से आई। तो चलो सपोज हम इसको किरचॉफ लॉ से करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे। तो किरचॉफ लॉ में से यहाँ से करंट चला आई, करंट तो एक ही छोड़ रहा है, ये पूरी एक ब्रांच है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट एक ही रास्ते पे चल रहा है, ये पूरी एक ब्रांच होती है, कोई जंक्शन वंक्शन अभी नहीं आया हुआ, ऐसी पूरी ब्रांच है। ओके, चलिए हमने मान लिया आई करंट यहाँ से चल रहा है, किरचॉफ लॉ से चलेंगे। किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ जो बोलता है, वो बोलता है समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ होता है। ईएमएफ यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज है जो कि 4 वोल्ट गिवन है। ठीक है, चलो हम एक लूप पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं हम यहाँ से चल रहे हैं इस पॉइंट से, ये एक लूप है, ये रास्ता है। लूप होता है जहाँ से चलो वहीं आओ, ए बी सी डी ई ए। हम इस लूप में चलते हैं और हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं इन लूप ए बी सी डी ई ए, ये हमारा पूरा लूप हो गया, जहाँ से चले वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, इस लूप में चलो। किरचॉफ का लॉ बोलता है आई इंटू आर इज इक्वल टू ई। तो सबसे पहले करंट चल रहा है आई, हमें नहीं पता कितना है, इंटू ये वाला रजिस्टर आया इंटू 8, आई इंटू आर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरी बात, साइन की बात सुनो ध्यान से। लूप में हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसे करंट भी हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसे करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वो उल्टा चलाएगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हम लूप में जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते में करंट अगर हमारे साथ साथ चलेगा तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। तो हम भी ए टू बी जा रहे हैं और करंट भी हमारे साथ साथ दूसरा चल रहा है। ठीक है, प्लस फिर आगे चलते हैं। फिर दोबारा से एक और आया, आई करंट चल रहा है और 6 ओम का रजिस्टर आया। अभी आपको लग रहा है नहीं इसकी क्या जरूरत है, ये तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, पर आगे मैं एक सर्किट बताऊंगा वहां समझ में आएगा, सिंपल सर्किट बता रहा हूँ। प्लस फिर आया आई इंटू टू टू, समेशन ऑफ आई इंटू आर समेशन ऑफ ई एम एफ होता है। अब हम इस लूप में दोबारा घूमेंगे और वोल्टेज देखेंगे, यहाँ कहीं बैटरी, कहीं बैटरी नहीं, कहीं कहीं बैटरी, ये लास्ट में बैटरी आई। और बैटरी का भी कन्वेंशन क्या है, हम जिस टर्मिनल से बाहर आते हैं ना, वही टर्मिनल का साइन लेते हैं। हम यहाँ से बाहर आए 4 वोल्ट की बैटरी से, और उसका साइन था पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड से बाहर है, तो यहाँ पर 4 वोल्ट पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ आई सिंप्लीफाई करते हैं, 8 आई 6 आई और 2 आई, 8 और 6 14, तो 16 आई। तो टोटल करंट यहाँ पर आया 16 आई इज इक्वल टू 4, और आई की वैल्यू आ गई आपके पास 4/16। 4/16 मतलब है 1/4, 1/4 मतलब 0.25
एम्पियर ये करंट इस सर्किट में दौड़ रहा है। किरचॉफ लॉ से हमने निकाल दिया। वैसे भी आप निकालोगे तो वैसे भी आएगा, पर आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंट बस कंसेप्ट समझा रहा था। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है, लॉजिक समझा रहा था। जब आपको समझ आएगा कि हाँ नहीं किरचॉफ लॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मुश्किल सर्किट सॉल्व होते हैं। चलो अब चलते हैं जो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था। देखिए ये एक बैटरी लगी है 4 वोल्ट, ये है 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर हमने एक और रजिस्टर लगा रखा है 6 ओम, यहाँ पर भी हमारा एक रजिस्टर और है, लेट इट बी 8 ओम। ये एक लूप है जो हमें दिख रहा है। ओके, यहाँ से फिर एक लूप और बना हुआ है, और यहाँ यहाँ एक बैटरी और लगी है। ये बैटरी है से 6 वोल्ट की। यहाँ पर एक रजिस्टर है 1 ओम का। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे सकता, अभी मैं वो केस नहीं ले रहा हूँ। और ये एक ऐसा लूप है, ठीक है, यहाँ भी एक रजिस्टर है। अब थोड़ा सा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ये सब में दिक्कत लग रही है, पर हम किरचॉफ लॉ से कैसे, बैटरी का समझ नहीं आ रहा, दो दो बैटरी लग गई है ना, सीरीज पैरेलल का क्लियर नहीं हो रहा। तो अब इसको हम किरचॉफ लॉ से कैसे निकाल सकते हैं आराम से, वो बात। इस सर्किट को हमें सॉल्व करना, मतलब हर जगह पर कितना करंट जा रहा है ये निकालना। ठीक है, चले स्टार्ट करें। क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ लॉ सॉल्व द सर्किट। चलो तो सबसे पहले मानते हैं यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट बाहर आया, ये करंट है आई वन। ये आई वन करंट चल रहा है, यहाँ तक आई वन ही जाएगा जब तक कोई जंक्शन नहीं आएगा। तो इस जंक्शन तक ये करंट आई वन चला। अच्छा जी, इधर से आते हैं नीचे वाले प्लस से, यहाँ से कुछ करंट बाहर आ रहा है, मान लो इसको हमने नाम दिया आई टू। ये आई टू भी इस जंक्शन पे पहुंचा। इस जंक्शन पर आई वन और आई टू दोनों ही कैसे करंट है, इन गोइंग। तो इसका मतलब दोनों एडअप होकर यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो आउट गोइंग होगा, और उसकी वैल्यू होगी आई वन प्लस आई टू। और ये पूरी एक, एक बात ध्यान रखो, एक ब्रांच में करंट एक ही रहता है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो ये पूरी एक ब्रांच है, जब तक जंक्शन नहीं आया पूरी ब्रांच है। तो इस पूरी ब्रांच में एक ही करंट चलेगा, और ये पूरी एक ब्रांच है, इस ब्रांच में एक करंट एक ही चल, आई वन प्लस आई टू चलेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। एक ब्रांच में एक करंट रहता है, जब तक जंक्शन ना आए तो चेंज होंगे। अच्छा चलिए, अब हम इसको देखो, अभी हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया है, इन गोइंग और आउट गोइंग का गेम खेल लिया। अब आते हैं हम लूप पकड़ते हैं। चलिए नेमिंग कर लेते हैं। सपोज हमने नेमिंग कर ली यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब एक लूप पकड़ लेते हैं, मान लो पहले हम ये लूप पकड़ते हैं, ये वाला लूप। लूप का नाम देखो, नाम है ADCBA। इन लूप कौन सा, ए, जहाँ से चले वहीं पर आना है, वो लूप है। चलिए एडी आर्म में, चलिए एडी आर्म में कौन सा करंट दौड़ रहा है, आई वन। क्या रूल लगा रहे हैं किरचॉफ का, सेकंड, समेशन ऑफ आई इंटू आर, समेशन ऑफ ईएमएफ करेंगे। ठीक है, ये करेंगे। आप आ जाइए, एडी में करंट कितना दौड़ रहा है जल्दी बताइए, डायग्राम देखिए। आई वन, आई वन, कोई रजिस्टर है, नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, एडी के बाद डीसी में आ जाओ, कितना करंट दौड़ रहा है जल्दी बोलो। आई टू, कोई रजिस्टर है उसके रास्ते में, करंट को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं डी टू सी, करंट भी हमारे साथ साथ चल रहा है। चलो यहाँ पर आए, सी बी आर्म में आए। सी बी आर्म में करंट कौन सा चल रहा है, एक ही ब्रांच में करंट आई वन चलेगा, ये रहा आई वन। ये देखो आई वन का एरो यहाँ से देख लो, ऐसे है ना एरो, तो यहाँ से यूँ आया, इधर से यूँ जाएगा आई वन। आई वन करंट दौड़ रहा है, और ये रजिस्टर लगा हुआ है 6 ओम का। तो प्लस आई वन इंटू सिक्स, प्लस क्यों, क्योंकि समेशन का साइन है यहाँ पर। चलिए और आ जाइए प्लस। अब इस वाली बी ए में आ जाइए, बी ए में कितना करंट चल रहा है, अगेन आई वन चल रहा है। रजिस्टर कितना लगा हुआ है, 2 ओम का, आई वन इंटू टू। एक तरह से करंट इंटू रजिस्टेंस पोटेंशियल होता है, तो सम ऑफ पोटेंशियल जीरो या इक्वल टू एम है, वो चीज़ दोनों कर सकते हो। चलिए ठीक है, और वापस ए पर आ जाइए, कोई और रजिस्टर है, नहीं है ना, नहीं है।
इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ होगा। आप दोबारा से इस लूप में घूमिए, बैटरी कहाँ लगी हुई है, एक ही बैटरी लगी हुई है, ये रही, एक ही लगी हुई है ना। और आप बैटरी में घूमते हुए किस टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। जब इस लूप में घूम रहे हैं, दोबारा देखो, नेगेटिव से तो आप अंदर घुसे, ए डी गए, नेगेटिव अंदर, पॉजिटिव, तो यहाँ पर +4 आएगा, ये ध्यान रखना, बस ये साइन कन्वेंशन है। अब इस इक्वेशन को सिम हाँ, जैसे आपने नाम लिया ना लूप में, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8i1, 8i2, 6i1, और 6i1 है यहाँ पर, और वो, नहीं, आई टू तो ऊपर ही था ना, ये तो i1 ही है ना। 6i1 और 2i1, तो ये तो हो गया 6 और 2, 8i1, और ऊपर भी 8i1, कितना हो गया, 16i1, 16i1 हो गया। देखो जरा, अरे ये कितना i1, ये कितना हो गया, 8, और ये ऊपर ऊपर भी 8 हो गया, 16, 16i1, और i2 कितना हो गया, 8i2। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 16i1 और इक्वल टू में 4 है। हाँ जी, बोलो क्या हो गया। इस रूप में 16i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 4। इस पूरी इक्वेशन को 4 से उठाकर डिवाइड करते हैं, बोलो क्या आया, 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को नोट कर लो अपने पास, मैं हटा रहा हूँ। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस हिसाब से चलेंगे। नोट कर लिया। अब एक लूप और पकड़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लूप को भी स्मार्टली चूज करना है। कई बार बच्चे नाम लूप का उल्टा ले लेते हैं, कुछ पहले देख लो कि ज़्यादातर करंट मेरा पॉजिटिव रहे, बाकी कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सोच रहा है कि मैं लूप ले लूँ, ये वाला दूसरा वाला, DFEC। DFEC में मैं कहूँगा यार तू एक काम करना, सीधा ले, उल्टा ले। DFEC में क्या है, तेरे को DFEC में ऐसे चलना पड़ेगा, करंट उल्टा जा रहा है, तो छोड़ो ना, नाम सीधा ले लो, तो ज़्यादा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी। लेकिन अगर आप लूप को ऐसा ले लोगे, ये ऐसा, यानी कि DC, तो करंट ज़्यादातर केस में आपके साथ चलेगा, ठीक है। तो अब हम लूप क्या ले रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नेगेटिव साइन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, DC। आप प्रेफरेंस दे दो उसको, अब नहीं हो तो मजबूरी में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इन लूप कौन से में चलेंगे हम, DCEFD में, हाँ जी। बोलो D2C कितना करंट चल रहा है, देखो D2C करंट की वैल्यू बोलो, इनटू रेजिस्टेंस बोलो, प्लस, चलो D2C के बाद C2E ब्रांच में तो कुछ नहीं है, फिर E2F में आ जाओ, कितना करंट चल रहा है, एक ब्रांच एक करंट, कितना करंट, ये तो वोल्टेज है, करंट देखो, I2। रजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, ये लिखी वैल्यू क्या थी, 1 ओम, ऊपर लिखी हुई, अच्छा ये लिखा हुआ 1 ओम। हम्म, I2 × 1 हो गया, प्लस, और कोई रजिस्टर लगा हुआ है, नहीं, दो ही लगे हुए थे, क्या और कोई लगा हुआ है, देखो, नहीं लगा हुआ, नहीं नहीं, ये है रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये रजिस्टर एक लगा हुआ है ना, तो प्लस I2 × 4, और हमारे साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हो करंट की, ठीक है। चलो, अब इस लूप में दोबारा से घूमो, बैटरी के कहाँ से बाहर आ रहे हो, इक्वल टू बैटरी लिखनी है, EMF, EMF में आप पॉजिटिव से बाहर आ रहे हो, तो प्लस में 6 लगा, देख लो आराम से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, चलो क्या बन रहा है, 8i1, 8i2 और नीचे 4i2 और 1i2, 4 और एक 5 और 13i2 बन रही है, तो 13i2 और 8i1, है ना, इक्वल टू 6, लिख दूँ, देख लिया।
देखना है, देख लो, 4i2, 5i2 और 8i2, 13i2 और 8i1। चलो इसको लिखते हैं। क्या बोला था मैंने? 13i2, 8i1, 8i1 प्लस 13i2 इज इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन बोलना क्या थी? 4 प्लस, चलो आपको आता है ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना? करो जरा, इसका आंसर बताओ मुझे। 4i2, 4i1, 2i2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, i1। कितना है? कर। ठीक है ना? और सिर्फ इतना नहीं, आपको अगर ये भी बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इसके अक्रॉस या उसके अक्रॉस, तो अब हम निकाल सकते हैं, जैसे बताता हूँ कैसे। देखो मान लो, जैसे अब आपको कहा था क्वेश्चन ये था, सॉल्व द सर्किट। सर्किट आपने पूरा सॉल्व करना था, ठीक है? तो अगर हमें सर्किट सॉल्व करना है तो अब हमें सारा करंट पता लग गया, ठीक है? तो अब हम i1 की जगह, और i1 प्लस i2 करते तो कितना आता है? i1 प्लस i2, i1 आया 1/36 और 4/9, है ना? तो 1/36, 4/9 के एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया, एक 16, ये आ जाएगा 17/36। ठीक है? तो इसका मतलब इस ब्रांच में, मिडल वाली ब्रांच में जो करंट दौड़ रहा है वो है 17/36 एम्पियर। अब कोई पूछ रहे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। आई कितना है? 17/36 इंटू रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो 17/36 इंटू ये पोटेंशियल आ गया। भाई बैटरी का इतना कितना पोटेंशियल यहाँ लगा। अब फर्स्ट ऊपर वाली ब्रांच में i1 है, i1 कितना आया था आपका? 1/36। तो इस ब्रांच में जो करंट है वो कितना है? 1/36, ये 1/36। अब आपसे कोई पूछ ले कि यार यहाँ कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है इस पॉइंट इस पॉइंट में, तो यहाँ 1/36 करंट दौड़ रहा है, तो 1/36 इंटू आई इंटू आर, 2, तो 1/18 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो रही है बैटरी की। ये पोटेंशियल का ड्रॉप है, ठीक है ना? ये 6 ओम है, यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है? तो यहाँ पर आई वही करंट जो है 1/36 इंटू आर। मतलब हम पूरे सर्किट में हर पॉइंट पर वोल्टेज और करंट को निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो ठीक है? तो समझ में आ रहा है किरचॉफ के लॉ की एप्लीकेशन? ठीक। चलो आगे चलता हूँ, फिर आपसे आगे बात कराने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और अभी टाइम के अकॉर्डिंगली किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन है वो है वीट्स टू ब्रिज, जब हम बात करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बेसिकली अगर हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं जिसमें हम चार रजिस्टर्स को, एक यहाँ पर एक आर्म में, एक रजिस्टर यहाँ पर दूसरी आर्म पे, कुछ इस तरह से, थर्ड रजिस्टर यहाँ पर तीसरी आर्म में, फोर्थ रजिस्टर यहाँ पर चौथी आर्म में, अगर हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो बीच की आर्म है जिसको हम जोड़ सकते हैं इसको बोलते हैं ब्रिज आर्म। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये एक दो आर्म पे तो हमने डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगाया, और बाकी दो जो डायगोनल अपोजिट हैं वहाँ पर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इस तरह से ऐसा जो सर्किट हमारा बनता है, एक अरेंजमेंट जिसमें चार रजिस्टर हैं जो क्वाड्रिलेटरल की चार आर्म पर लगे हुए हैं। ये ए बी सी डी सर्किट आपने ऐसा बनाया कि क्वाड्रिलेटर की शेप में बना, चार आर्म पे चार रजिस्टर लगे हैं, और दो डायगोनल्स आए। एक डायगोनल के अक्रॉस आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है और एक डायगोनल के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। लिख लीजिए फटाफट। It is an arrangement of four resistances it is an arrangement of four resistances connected to form the arms of a quadrilateral ABCD, connected to, हाँ, ABCD, a battery with key and galvanometer are connected। की एंड गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर एक की दिखा सकते हो आप बीच में। विद की एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड along its two diagonal respectively। A battery with key and galvanometer are connected along its two diagonal respectively। एक बैटरी की दो डायगोनल जो है उसके अलोंग लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें से ए सी बी या ए बी सी, चलो ये ए सी बी कर देता हूँ, ए सी बी, इनको हम बोलते हैं रेशो आर्म। ए सी बी एंड ए डी बी आर रेशो आर्म्स। और जो सेंटर वाली आर्म है दैट इज सी डी इज नोन एज ब्रिज आर्म। एज ब्रिज आर्म। सी डी इज नोन एज ब्रिज आर्म। जो सी और डी है वो एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह काम कर रही है ना। ठीक है, नोट करा। अच्छा, इसमें लिखिए द व्हीटस्टोन ब्रिज, डब्ल्यू एस बी लिख लेना शॉर्ट में, इज बैलेंस्ड। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को एक कंडीशन होती है बैलेंस्ड। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, डब्ल्यू एस बी, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड
इफ R1, तो मैंने रजिस्टर के नाम लिखे, मैं लिख देता हूँ, ये वाला रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, दिस इज R2, दिस इज R3 और दिस इज R4। तो बीट्स ऑन ब्रिज इज बैलेंस इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये इसकी बैलेंस कंडीशन है। मतलब मैं आपको R1 R2 R3 R4 वैल्यू दूँ, और अगर अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दें, तो बीट्स ऑन ब्रिज बैलेंस कहा जाता है। और एक बात और, इस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में, जो सेंट्रल आर्म है CD, उसमें कोई भी करंट नहीं जाता। एक कंडीशन ये भी होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि IG जीरो हो जाता है। जब भी बीट्स ब्रिज बैलेंस होगा तो इस वाली आर्म में कोई भी करंट नहीं जाएगा, या दूसरे शब्दों में बोले तो पोटेंशियल दोनों के एंड पर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि VC और VD इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो होंगे। ठीक है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब अगर आप किसी सर्किट ऐसा लगा देखो, और आप देखो IG अगर जीरो है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर IG जीरो तो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, यानी कि ये बैलेंस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों बातें सुन ली दोबारा से। अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 का रेशियो इक्वल आ जाएगा, तो सेंट्रल वाल में करंट नहीं जाएगा इस कंडीशन में। और दूसरा, अगर सेंट्रल वाल में करंट नहीं जा रहा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? बैलेंस। ठीक है। इसका एक सिंपल सा प्रूफ करते हैं किरचॉफ लॉ की हेल्प से, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर से मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ भी एक रजिस्टर है R1, यहाँ एक रजिस्टर है R2, ये एक रजिस्टर है R3, और यहाँ एक रजिस्टर हमने लगाया है R4, R1 और R2। ये जो रेशो आर्म है, इनके यहाँ पर एक बैटरी लगी है, एक की और बैटरी लगी है। ओके। और ये जो ब्रिज आर्म है, इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा है। अभी मैं बैलेंस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले से मान के चलूँगा इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है। थोड़ा करंट का डिवीजन करते हैं। यहाँ से मान लीजिए करंट चला I1, यहाँ तक पहुँचा I1, ये एक जंक्शन आ गया। जंक्शन पे करंट को हम डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा ये इन गोइंग करंट है, तो कुछ करंट यहाँ से बाहर जाएगा, आउटगोइंग करंट। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I2, तो बाकी बचा हुआ करंट यहाँ चला गया I1 माइनस I2। बोलो, बात समझ में आ गई? I1 करंट आया जंक्शन पे, कुछ करंट I2 बाहर क्योंकि इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग जाएगा। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं बैलेंस कंडीशन है, तो यहाँ कुछ भी करंट नहीं जाएगा। यहाँ करंट IG कितना है? जीरो, क्योंकि हम तो बैलेंस वाली कंडीशन रहे हैं। तो I1 माइनस I2 यहाँ पहुँचा इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर, तो सारा का सारा R2 में पास हो गया। तो R2 में कितना करंट जा रहा है? I1 माइनस I2। ठीक है। चलिए, फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं। I2 करंट इस जंक्शन पे पहुंचा, ऊपर से तो कोई करंट आ नहीं रहा, तो सारा करंट I2 यहाँ बाहर चला गया। फिर इस जंक्शन पर पहुंचे, इस जंक्शन पर ऊपर से आया I1 माइनस I2, नीचे आया I2, तो I1 माइनस I2 इन गोइंग है, दोनों ऐड हो गए, I2 से ऐड हो गया, और टोटल करंट I1 बाहर आ गया। देखो, जितना करंट चला था उतना ही करंट वापस सर्किट में मेन चलती रहा। देखो, यहाँ तक समझ में आ गया करंट का डिवीजन? ईजी है। चलिए, नेमिंग हमने रखा था पहले वाला A C, ये है B, और ये है D। चलिए, ठीक है। लूप पकड़ लेते हैं। कौन सा लूप? ACD, ये लूप पकड़ लेते हैं पहले, ये वाला लूप। इन लूप
ACDA, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाते हैं, फर्स्ट को हमने लगा लिया। चलिए लूप में चलिए, A to C, चलिए कितना करंट चल रहा है, A to C, बोलिए कितना करंट चल रहा है, I1, I1 माइनस I2 इंटू रजिस्टर R1, क्या हमारी डायरेक्शन में है, बिल्कुल हमारी डायरेक्शन में, प्लस C to D आ जाइए, C to D आ जाइए, कोई करंट नहीं है, जीरो। D to A चलिए, D to A चलिए, I2, लेकिन हमारे से उल्टा चल रहा है, तो नेगेटिव का साइन आएगा I2, ठीक है, ये प्लस हटा देते हैं फिर। और कितना रजिस्टर है, R3 इज इक्वल टू, दोबारा घूमते हैं लूप में, कोई बैटरी लगी है, कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी, तो इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ठीक है ना। ना उस लूप, जिस लूप में हम चल रहे हैं उसकी बात करो, जिस लूप में, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो रिजल्ट आएगा +I2 R3, तो ये आ गया रिजल्ट इक्वल टू में I2 × R3, बोलो क्लियर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलिए अब एक और लूप पकड़ लेते हैं, ये वाला लेते हैं, क्या नाम है इस लूप का, इन लूप CBDC, चलो C to B, चलो कौन सा करंट चल रहा है, I1 माइनस I2, ठीक है, हमारे साथ साथ चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है। रजिस्टर कौन सा आया, R2, प्लस, ये लाइन हटा दो के लिए, प्लस, आगे देखिए B to D में कौन सा करंट चल रहा है, I2, हमसे उल्टा चल रहा है, हाँ उल्टा चल रहा है, तो क्या आ गया, -I2 × R4 इक्वल टू जीरो, कोई बैटरी नहीं लगी, कोई EMF नहीं लगा, तो इसको हम राइट साइड में जाएंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन देखो, क्लियर, देख लो क्लियर है। चलो दोनों इक्वेशन को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहीं कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए ये लो जी, डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, इधर I2 कैंसिल, बोलो क्या रिजल्ट आया, डिवाइड कर दिया मैंने दोनों इक्वेशन को, यही प्रूव कर रहे थे, R1/R2 इज इक्वल टू R3/I4, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। मीटर ब्रिज, ये क्या है मीटर ब्रिज, ये एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल चीज ये है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे हमने प्रैक्टिकली एक डिवाइस बना रखा है, जो क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इसका काम क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या फाइंड करता है, अननोन रेजिस्टेंस, इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। आपको कोई भी रजिस्टर का अनरजिस्टर निकालना है, आप इससे निकाल सकते हैं। किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस पर काम करता है, किस पर, ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन, it is work on the principle of balance Whitson bridge। चलिए इसको डिवाइस को देखते हैं कैसा दिखता है, क्या डायग्राम है, जरा उसको देखते हैं, उसको समझाते हैं आपको। देखिए इस डिवाइस में ऐसे कर कर एक बड़ा सा वुडन के बोर्ड के ऊपर ये स्ट्रिप होती है ब्रास की, ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, ये एक स्ट्रिप यहाँ, एक ब्रास की स्ट्रिप यहाँ, और एक तीसरी स्ट्रिप यहाँ पर।
ठीक है, पूरा एक ये पीछे एक बोर्ड होता है, ये बोर्ड पे सेटिंग होती है पूरी। ये ब्रास की स्ट्रिप है। इस ब्रास की स्ट्रिप के यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में एक 1 मीटर लंबी वायर लगी होती है। कितनी? 1 मीटर लॉन्ग वायर। नॉर्मली ये वायर एक अलॉय की होती है, एक अलॉय की 1 मीटर लंबी, यानी कि 100 सेंटीमीटर वायर होती है। और यहाँ एक स्केल भी रखा रहता है, 1 मीटर का ही स्केल होता है। यहाँ इसकी मार्किंग कितनी है? 0। और यहाँ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिस बॉक्स में हम अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं। एक ब्लैक सा बॉक्स होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हम जो चाहें वो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि हमें पता होता है। ठीक है। दूसरे स्ट्रिप्स के बीच में यहाँ पर हम एक अननोन रजिस्टर लगाते हैं। अननोन रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होता। आर, अननोन रजिस्टेंस। ओके। ये जो बीच वाली कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पर यहाँ से एक और कनेक्शन उठाकर हम बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। और गैल्वेनोमीटर की एक एंड पर यहाँ पर एक जॉकी की होती है, ऐसे एरो शेप में जॉकी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इस जॉकी को इस तार के ऊपर, ये जो 1 मीटर लंबी वायर है, जगह जगह टच किया जाता है। ठीक है ना। दिस इज अ जॉकी। ये इसका कंस्ट्रक्शन। ब्रास स्ट्रिप हो गए, अननोन रेजिस्टेंस हो गया, 1 मीटर लंबी तार हो गई, और ये आपका एक वायर हो गया। ठीक है, कोई भी अलॉय का, मैग्नीन का। ये वायर में खास बात यह है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह से एक जैसा है। या दूसरे शब्द में बोलूँ कि इसका रजिस्टिविटी या रजिस्टिविटी फिक्स्ड है। ठीक है ना। रजिस्टिविटी जो है, स्पेशल रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कांस्टेंट, मतलब एरिया और एरिया कांस्टेंट है, कहीं से मोटी पतली नहीं है तार। अब देखिए ध्यान से, जब हम इस जॉकी को यहाँ कहीं पर रगड़ते हैं, ऐसे इस पूरी तार पे रब करते हैं, जगह जगह टच करते हैं हल्का हल्का, कभी यहाँ टच करेंगे, कभी यहाँ टच करेंगे, या मान लीजिए यहाँ टच करा। इस सर्किट को ध्यान से देखना। जब यहाँ टच करा तो यहाँ पर हमने एक बैटरी नहीं लगाई है, यहाँ से हमारी एक बैटरी भी लगी रहती है। ठीक है ना। इस एंड्स पर यहाँ पर एक की के साथ बैटरी भी लगी रहती है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ टच करा तो ये पार्ट एक रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो ध्यान से देखना, ये भी एक रजिस्टर है R1, और ये भी एक रजिस्टर है R2। ओके। और इधर वाला ये भी एक रजिस्टर बन गया R3, और ये जो बची हुई आर्म है ये भी रजिस्टर बन गया R4। और ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। दिख रहा है आपको बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन? वहाँ भी तो देखो, ये देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये ऐसे चला गया, ये दोनों ये आ गए यहाँ पर, ये सीधा कर दो, ऐसा कर दो। और ये दो पार्ट है, ये भी एज ए रजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जगह जगह आप इस जॉकी को टच करते हैं और एक ऐसा पॉइंट मिलता है जॉकी पर जिसमें ये गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई करंट नहीं जाता, यानी कि जीरो पे दिखाती है। जैसे जीरो दिखाती है हम समझ जाते हैं कि इसकी जो सेंट्रल आर्म है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, ब्रिज आर्म में। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। इस कंडीशन पर हम रोक लेते हैं, और उस टाइम पर ये वाली लेंथ नापते हैं। ये वाली लेंथ, मान लो ये लेंथ हमारे पास आई L, नीचे स्केल भी रखा हुआ है हमारे पास। पूरी लेंथ है 100, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई? 100 माइनस L। लेंथ से हमें इस तार का रेजिस्टेंस पता लग जाता है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रोहो L बाय ए होता है। क्योंकि रोहो और एरिया कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस सीधा लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने R1 की तरह ट्रीट करा, और उसका रेजिस्टेंस R1 हमें पता है। अपॉन में अननोन रेजिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूँ, मुझे निकालना है। R3 रेजिस्टेंस जो है वो हमारा रोहो L बाय ए से आएगा। रोहो L उसकी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। दूसरा रजिस्टर, ये जो बचा हुआ टुकड़े का रेजिस्टेंस है, यानी कि R4, ये भी रोहो इंटू बची हुई लेंथ
100 माइनस एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा। अल्टीमेटली मैं इसे कह रहा हूँ सब कट गया, ठीक है, और बचा एल अपॉन मतलब R1/R2 इज इक्वल टू L/100 - L हो गया। अब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो आपने एल पढ़ लिया, यहाँ पर देख लिया ये लेंथ कितनी है, स्केल में दिख रहा है आपको। 100 - L की वैल्यू भी पता है, यानी कि राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू पता है। R1 भी आपको नोन है रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। तो क्या हम R2 नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज हमें क्या किस प्रिंसिपल काम करता है? बैलेंस प्रिंसिपल। और जब सेंट्रल आर्म में करंट फ्लो नहीं करता, हम जॉकी को जगह जगह टच करते हैं। एक बात और, जब हम इसमें टच करते हैं तो हमें जॉकी को तेज से रगड़ना नहीं होता, हल्का हल्का टच करना होता है, क्योंकि अगर ये बार बार जॉकी तेजी से रगड़ा जाएगा तो जो वायर है वो वायर वायर जो है वो कहीं से मोटी और पतली हो जाएगी। अगर वायर मोटी और पतली हो जाएगी तो एरिया फिक्स नहीं रहेगा, और अगर एरिया फिक्स नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और जबकि हम ये पूरा कंसेप्ट मान के चल रहे हैं कि तार की पूरी जो लेंथ है वो क्या है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। ब्लैक कलर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर अगर लेंथ बदल गई ना, तार मतलब सॉरी एरिया बदल गया, तो रेजिस्टेंस में फर्क आएगा। तो फिर हमारे यहाँ जो हमने आर रो एल बाय लिखा है फर्क आता है, तो इसलिए जॉकी को आराम से रगड़ना है ताकि इसमें फर्क ना है, ठीक है। एक टर्म और भी होती है दैट इज कॉल्ड एंड एरर, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हमारा स्केल जो है ना वो जीरो यहाँ से कोने से पढ़ना शुरू करता है, जबकि तार के कनेक्शन सेंटर में होते हैं। सेंटर में देख रहे हैं, इस स्ट्रिप के सेंटर में से तार कनेक्ट है, इस स्ट्रिप के सेंटर में तार कनेक्ट है, जबकि स्केल आपको लेंथ इस कोने से मेजर करके दे रहा है, इस कॉर्नर से। तो उतनी एंड एरर इसमें आ जाती है, ठीक है ना। ये एंड एरर इस क्या कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट होती है, ठीक है ना। क्यों होती है ये? जीरो मार्क ऑफ द स्केल जो है वो जो है वो आपका वहां से स्टार्ट नहीं होता जहां से ब्रिज वायर स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। ओके, क्लियर।